बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और हम जो अधिकारों की बात कर रहे थे, हमारा जो 5th चैप्टर है अध्याय 5 अधिकार, उसके अंतर्गत हमने पहले ये जानने की कोशिश की कि अधिकार क्या है। दूसरा हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अधिकार कहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हम जब फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा क्योंकि किसी भी चीज़ के अंत उसमें निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए उसके मूल में जाना, उसके इतिहास में जाना बहुत आवश्यक होता है ना। आज हम जानते हैं कि हमें मानव अधिकार प्राप्त है, हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है ना, लेकिन ये सब चीज़ें आई कहाँ से, ये अवधारणाएं कहाँ से आई, किन किन चरणों से होकर गुजरी, इनके बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि जो अधिकार हैं सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो 17वीं और 18वीं सदी में राजनीतिक सिद्धांतकार तर्क देते थे कि अधिकार प्राकृतिक या ईश्वर प्रदत्त हैं, अर्थात जो अधिकार हमें मिले हुए हैं वो ईश्वर ने स्वयं प्रदान किए, कोई व्यक्ति कोई संस्था ने हमें ये अधिकार नहीं दिए हैं। तो फिर किसी व्यक्ति या संस्था का ये अधिकार भी नहीं है कि वो इन अधिकारों को हमसे छीन सके। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि हमें जन्म से अधिकार मिलते हैं, यानी जैसे ही हम पैदा होते हैं वैसे ही हमें अधिकार मिलते हैं, इसके लिए कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती, अतः कोई व्यक्ति या शासक इसे छीन नहीं सकता, है ना। और ये अवधारणा बहुत ही व्यापक थी कि भाई चूंकि जन्म से मिले हैं, ईश्वर प्रदत्त हैं, तो जो राज्य का दैवी अधिकार था कि ईश्वर की प्रतिकृति है, राजा और ये कुछ भी कर सकता है, कहीं ना कहीं इस सिद्धांत के विरुद्ध ही इसके जो दुष्परिणाम थे, जो बहुत सारे ऐसे अत्याचारी आतताई शासक हुए हैं जिन्होंने लोगों को जीवन नर्क बना दिया था, तो ऐसे लोगों के प्रतिकार के रूप में ये सिद्धांत कहीं ना कहीं प्रतिफलित हुआ कि भाई चूंकि ये जन्म से मिले हैं तो कोई राजा, कोई शासक, कोई राज्य इनको छीन नहीं सकता। देखो क्या होता है, अगर आप हमें कोई चीज़ दोगे तभी तो उसको वापस ले सकते हो, जब आपने हमें कोई चीज़ दी नहीं है तो उसको आप वापस नहीं मांग सकते हो। यही सिद्धांत यहाँ काम कर रहा है, यही विचार यहाँ पर काम कर रहा है कि ये हमें ईश्वर से मिले हैं, प्रकृति से मिले हैं, किसी ने हमें दिए नहीं है ना। तो चूंकि ये हमें प्रकृति ने दिए हैं अतः ये जन्म के साथ प्राप्त है, हम चाहे कहीं भी जन्म लें ये हमें स्वतः प्राप्त हो जाएंगे, है ना। तो ये कौन कौन से थे, ये अधिकार जो है उन्होंने मनुष्य के 3 अधिकार चिन्हित किए थे, 3 प्रमुख, और सारे अधिकार इन्हीं तीनों अधिकारों के आसपास घूमते रहते हैं, है ना। तो एक तो है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा जीवन का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। इसका अर्थ था कि सारे अधिकार इन्हीं के कि व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, उसका जीवन कोई छीन नहीं सकता किसी भी कीमत पर। दूसरा स्वतंत्रता, कि हम स्वतंत्र पैदा हुए हैं, जैसे कि रूसो का कथन था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, सर्वत्र बंधनों में जकड़ा है। तो स्वतंत्रता भी एक प्राकृतिक अधिकार है, मूल रूप से हमें जन्म के साथ मिला है, तो आप इसको छीन नहीं सकते। तीसरा था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति उस समय एक सीमित अवस्था में थी, यानी हमारे पास कोई चीज है, क्या होता था कि बलशाली की विजय वाला अधिकार था कि जो शक्तिशाली होते थे वो दूसरों की संपत्तियां छीन लेते थे। तो इस सिद्धांत ने वहीं ये जन्म लिया कि भाई ये हमारा प्राकृतिक अधिकार है, हमारी जो प्रॉपर्टी है, चाहे मकान हो, जमीन हो, कुछ भी, वो हमें मिला हुआ है, तो आप उसको छीन नहीं सकते। तो ये तीनों अधिकार जो है, सभी अधिकार इसके आसपास घूमते हो। कहीं ना कहीं इन अधिकारों का जन्म शासकों की स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति को रोकने के लिए हुआ कि जो अत्याचारी आतताई शासक हुए, निरंकुश शासक हुए, उनके जो शक्तियों को प्रतिबंधित करने के लिए कहीं ना कहीं इनका जन्म हुआ है। ठीक है, अब चूंकि प्राकृतिक अधिकार कहते हैं कि भाई ये तो हमें जन्म से मिले हैं, तो इनमें अपन देखें वर्तमान में जो अधिकारों की बात हम करते हैं, हमारे भारत में जो हमें संविधान से मौलिक अधिकार मिले हैं, तो इन 3 में से तीनों के तीनों अधिकार उस समय भी दिए गए थे, क्योंकि भारतीय संविधान ने भी 7 मौलिक अधिकार दिए थे, बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो भी अभी भी ये जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारे 6 मौलिक अधिकारों में विद्यमान है, यानी इन्हीं के आसपास सारे अधिकार जो है चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा थी, आगे चल के और भी ये विकसित हुई। तो वर्तमान में चूंकि प्रकृति प्रदत्त ये कहना कि प्रकृति ने दिए हैं थोड़ा सा वर्तमान में न्याय संगत नहीं लगता है, या वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल नहीं लगता है ना शिक्षित समाज में, तो उसको एक नया नाम दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया गया है? अब मानव अधिकारों की अपेक्षा
प्राकृतिक अधिकारों की अपेक्षा मानव अधिकार नाम दे दिया गया है ना। वर्तमान में मानव अधिकारों का बहुत जोर शोर से प्रदर्शन हो रहा है। वर्तमान में मानव अधिकारों की मांग तेजी से बढ़ रही है ना। अब प्राकृतिक की जगह पर कौन से अधिकार मांगे जाने लगे? मानव अधिकार, है ना, तेजी से बढ़ रही है। इसके अंतर्गत क्या होता है? मनुष्य होने के नाते व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त हैं, है ना, प्राप्त हैं। तो हर व्यक्ति के साथ मानवोचित व्यवहार किया जाना चाहिए। मानवोचित, इसको यहाँ मैंने शॉर्ट कर दिया सारी परिभाषा को। मानवोचित व्यवहार किया जाना चाहिए, है ना, किया जाना चाहिए। तो ये मानव अधिकारों की सूची जो कि अब बड़ी हो रही है, कुछ लोग कुछ कहते हैं कि मानव अधिकारों की पहले कुछ सीमित थे। तो सार्वभौमिक जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सार्वभौमिक घोषणा पत्र लाया गया था, है ना, अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र, वो इसी के आधार पर लाया गया था, है ना, कहीं ना कहीं के भाई ये घोषणा पत्र करते हैं कि मानव होने के नाते ये अधिकार जो है। आपने देखा होगा जब भी कभी किसी थाने में किसी कैदी की मृत्यु हो जाती है या कहीं पर कोई अमानवीय तरीके से किसी की हत्या कर दी जाती है या इनकाउंटर कर दिया जाता है, तो वहाँ मानवाधिकार कार्यकर्ता एकत्रित हो जाते हैं पत्रकारों के साथ। वो चाहे कहीं के भी हो, कोई भी हो, उसके रिश्तेदार हो, परिचित हो ना हो, लेकिन वो आ जाते हैं, क्योंकि जो मानवाधिकार आयोग जगह जगह गठित हैं, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इन सब के कार्यकर्ताओं का ये काम है कि जब भी इन मानवाधिकारों का हनन हो तो लोग जो है वहाँ अपनी वो उठाएं, यानी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और प्रतिक्रिया दें कि ये जो हुआ है वो अमानवीय है। एक मानव होने के नाते उसके साथ ये व्यवहार नहीं किया जा सकता। इसी क्रम में और आगे, हालांकि इसकी वो बढ़ रही है लिस्ट। वर्तमान में जैसे युद्ध होते हैं तो युद्ध में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, खासकर महिलाएं और बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं। तो आजकल ये बात मांग उठने लगी है कि आजीविका का अधिकार होना चाहिए, बच्चों के लिए अधिकार होना चाहिए, है ना। युद्ध भले ही हो, युद्धबंदी पकड़े जाए तो उनके साथ ऐसा व्यवहार हो कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार ना हो, बच्चों को सुरक्षा प्रदान हो, है ना। तो यहाँ पर एक और चीज है, इसी को आगे बढ़ाती हूँ मैं। एक इमैनुअल कांट है, इमैनुअल कांट, है ना। इमैनुअल कांट ने कहा है, बड़ी अच्छी परिभाषा दी है उन्होंने अधिकारों की। इमैनुअल कांट के अनुसार या तो वस्तु की कीमत होती है, या तो वस्तु की कीमत होती है ना, कीमत होती है, या गरिमा, है ना, या तो वस्तु की कीमत होती है या गरिमा। तो कीमत किसी समतुल्य वस्तु को रखकर चुकाई जा सकती है ना। कीमत तो भाई अदा की जा सकती है, रख कर चुकाई जा सकती है ना, चुकाई जा सकती है। परंतु गरिमा अमूल्य है ना, अमूल्य है। अतः एक व्यक्ति होने के नाते एक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करते हुए उसके साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। उचित व
सम्मानजनक व्यवहार, ये कहीं ना कहीं मानव अधिकार से तालमेल बैठता है इसमें, है ना। उसके साथ उचित व्यवहार व्यवहार व सम्मान दिया जाना चाहिए, है ना, दिया जाना चाहिए। अर्थात चूंकि वो मनुष्य है, कांट कहते हैं कि कोई व्यक्ति अशिक्षित हो सकता है, गरीब हो सकता है, अपराधी हो सकता है, अनैतिक भी हो सकता है, बेईमान हो सकता है, चोर हो सकता है, लेकिन चूंकि वो इंसान है इसलिए उसके साथ इंसानों जैसा व्यवहार जरूर होना चाहिए। उसको दंड देते समय या समाज में कुछ ऐसा ना करें कि वो अमानवीय हो, है ना। चूंकि वो मनुष्य है, उसकी गरिमा, ठीक है, वो जो भी है, लेकिन फिर भी उसके साथ एक ऐसा व्यवहार जो सम्मानजनक हो और एक मनुष्य की गरिमा के लिए जरूरी हो, उसको भंग ना करता हो उसकी गरिमा को, है ना। तो इमैनुअल कांट की जो परिभाषा है, ये जो सोच है, विचार है, कहीं ना कहीं वर्तमान में मानव अधिकारों की विचारधारा से तालमेल खाते हैं, है ना। और ये नैतिक विचारों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं नैतिक सम्मान की बात करते हैं कि नैतिकता के आधार पर उसके साथ कोई ऐसा विचार ना हो, उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार ना हो जिससे कि उसकी गरिमा को ठेस पहुंचे। तो वर्तमान में इनकी बातें बढ़ रही हैं। बहुत सारे आपने आंदोलन देखे होंगे जो चल रहे हैं मानव अधिकारों के लिए, है ना। तो उसमें एक कुछ सफल हुए हैं, कुछ असफल भी हुए हैं। इसमें जैसे दास प्रथा का उन्मूलन हो गया है, तो ये मानव अधिकार की एक बड़ी जीत है। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जिनमें बहुत कम आंशिक सफलता अभी मिल रही है। तो वर्तमान में इनकी लिस्ट बढ़ती जा रही है, चूंकि आज हम पर्यावरण संतुलन को भी मानव अधिकार के साथ जोड़ के देखते हैं। हम कहते हैं कि व्यक्ति को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध सारी चीजें, प्राकृतिक वातावरण, ये सब मिलना मानव अधिकारों के अंतर्गत आता है ना। एक मनुष्य होने के नाते उसको शुद्ध प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध हो, और उसके लिए जो प्रदूषण फैलाने वाले कारक हैं, व्यक्ति हैं, समुदाय हैं, संस्थाएं हैं, देश हैं, उनको दंड का प्रावधान है कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये दंड का प्रावधान है। तो बहुत सारे ऐसे समझौते भी हो रहे हैं जिनको अगर वो पालन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी कि आपने ये इनका हनन किया, है ना। तो वर्तमान में पर्यावरण को भी अधिकारों के साथ जोड़ दिया गया है। तो ये जैसे जैसे सभ्यता का विकास हो रहा है वैसे वैसे ये अधिकारों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। और चूंकि कानूनी अधिकार या मौलिक अधिकार सीमित होते हैं, पर मानव अधिकारों की एक बहुत लंबी फेहरिस्त है जिसमें एक मनुष्य होने के नाते उसकी गरिमा के लिए, उसके सम्मान के लिए कुछ मूलभूत जो चीजें हैं वो होनी चाहिए, होनी ही चाहिए, ऐसी पैरोकारी की जाती है। तो अधिकार कहाँ से मिलते हैं? इस क्रम में हमने आज तो ये देखा कि प्रकृति से प्रदत्त थे, ऐसी मान्यता थी, लेकिन वर्तमान में मानव अधिकार चूंकि मनुष्य है इसलिए हमें मिलना चाहिए। इसी क्रम में आगे जब हम बढ़ेंगे तो कानूनी अधिकारों की बात करेंगे और मौलिक अधिकारों की भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा जरूर बताएं। मैं कोशिश करती हूँ कि किताबी भाषा का प्रयोग ना करके आम भाषा में आपको समझा सकूं, जिससे कि आप तारतम्य, क्योंकि पढ़ाने का उद्देश्य आपको 11वीं या 12वीं कराने का उद्देश्य केवल डिग्री पकड़ाना नहीं, मार्कशीट पकड़ाना नहीं, बल्कि उन अवधारणाओं को आपके अंतर मन में आत्मसात करवाना, ये उद्देश्य होता है शिक्षा का, है ना। तो कोशिश है कि इसमें कितनी कामयाब होती हूँ ये तो समय और भविष्य ही बताएगा, लेकिन कोशिश यही रहती है मेरी, जब भी मैं बच्चों को ये चीज़ें समझाती हूँ तो बड़े साधारण, बिल्कुल रटी रटाई परिभाषाएं, रटी रटाई। और वर्तमान में जो एनसीईआरटी कंसेप्ट है वो भी यही कहता है कि आप जरूरी नहीं है कि जो लिखा है एज इट इज उसको ही लिख दें। बच्चों को प्रेरित करें कि वो उत्तर अपने अनुसार लिखें, उनको जो समझ में आ रहा है, उनका जो अनुभव है, उनका जो उस, जैसे आपने कोई अवधारणा क्लियर कर दी, फिर उसके बाद उनके जो अनुभव है, उन्होंने अपने आसपास जो देखा उसको वो व्यक्त करें, है ना। तो ये सारी चीजें, हालांकि तारतम्य होना चाहिए उससे, और फिर हमें सिखाना है कि आपने जो लिखा ठीक है, पर ये ऐसे ऐसे इसमें और ऐड करना है। तो ऐसे ही जब मैं प्रश्न भी लिखाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि अगर कुछ आप अपना भी जोड़ें तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ किताब का रटा रटाया, गाइड का रटा रटाया यही नहीं, जब मैंने आपको समझाया है तो आप ये देखें कि कैसे अधिकारों का हनन होता है, मानव अधिकारों का कहाँ का, तो थोड़ा सा दृष्टि दौड़ाएंगे अपने आसपास तो आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। अब आप कक्षा 11वीं के विद्यार्थी, 12वीं में जाने वाले बड़े हैं, तो आपको अपना दृष्टिकोण विस्तृत करना होगा, क्योंकि आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो वो सारी चीज़ें खोजेंगे। यही प्रैक्टिकल होता है। हमारे जो साइंस होती है, विज्ञान के जो विषय हैं उनकी प्रयोगशाला होती है, पर हमारी प्रयोगशाला पूरा मानव समुदाय है, पूरा समाज है ना।
तो आप वहाँ प्रैक्टिकल करें, आप वहाँ देखें जो जो चीज़ें हुई उसके ये परिणाम क्या है, वहाँ ऐसी 2 परिस्थितियों में 2 घटनाओं में आप कंपेयर कर सकते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें करने से आपके प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा और वास्तविक ज्ञान जो है शिक्षा का वो मिलेगा। तो अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।